हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास हिस्ट्री का 8वां चैप्टर, जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य। उसी का हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और सभी प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। जो भी प्रश्न आपसे नहीं बनता है उसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको वीडियो खत्म होने के बाद 1 से 2 बार देखना है, ठीक है। इससे पहले जो है इस चैप्टर का हम लोग पूरा थ्योरी को पढ़ा चुके हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन को पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग थ्योरी को नहीं देखे तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे या फिर चैनल का प्लेलिस्ट पे जो है वो वीडियो आपको मिल जाएगा 8वां चैप्टर का। तो 8वां चैप्टर का सारा थ्योरी को एक्सप्लेनेशन को आप लोग देख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जितना भी हम लोग आपको प्रश्न पूछेंगे आप आसानी से सभी का आंसर जो है दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, एकदम मजेदार के साथ शुरू करेंगे और वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी जुड़ जाए। पहला प्रश्न देखिए आपके समक्ष स्क्रीन पर। 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में लगभग जितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे वह संख्या थी। कहने का मतलब है कि जब यहाँ पर मुगल सल्तनत था यानी कि 16वीं 17वीं शताब्दी में, तो उस वक्त में हिंदुस्तान में गांव में रहने वालों की जो संख्या है वो कितना थी। तो आप सबको पता ही, हमने आपको बताया भी था कि लगभग 85% थी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका जो है 85% हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 16वीं 17वीं शताब्दी में जब यहाँ पर मुगल सल्तनत था तो उस वक्त में जो है गांव में लगभग 85% लोग निवास करते थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। मुगल काल में जितने वर्गों के लोग कृषि उत्पादन से जुड़े थे तथा वे दोनों ही फसल के हिस्से के दावेदार थे। कहने का मतलब है कि मुगल काल में जितने भी वर्ग के लोग कृषि उत्पादन से जुड़े थे तो वे दोनों जो है फसल के हिस्से के दावेदार थे। तो वो दोनों वर्ग कौन है? तो वो दोनों वर्ग कौन है? तो हमने आपको कहा था कि वो छोटी खेतिहर और भूमिहर संप्रदाय के लोग हैं। यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। वो दोनों वर्ग का नाम क्या होगा? एक वर्ग है छोटी खेतिहर और एक है भूमिहर संप्रदाय। ये दोनों वर्ग थे, ठीक है। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी वो ताकत कौन कौन सी है? आप सबको पता ही होगा 16वीं सदी में भारत में जो अनेक बाहरी ताकत दाखिल हुई थी, एंट्री किए थे, तो वो ताकत कौन कौन सी है? मुगल राज्य है, व्यापार है, मुद्रा और बाजार है या फिर उपयुक्त सभी है? तो थर्ड का राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्योंकि 16वीं सदी में, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसी चैप्टर में कि उस वक्त में ऑटोमन साम्राज्य हो गया, सफावी साम्राज्य हो गया, हिंग साम्राज्य हो गया। हिंग साम्राज्य जो है वो कहाँ का था? तो वो था आपका चीन का। ऑटोमन साम्राज्य जो था वो था तुर्की का, ठीक है। सफावी साम्राज्य था इराक का। तो वो जो सभी साम्राज्य है वो सभी साम्राज्य जो है बहुत ही ताजा, बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा था। और वहीं से जो है मुद्रा और चांदी वगैरह का ज्यादा, जब वो लोग ग्रो किया तो चांदी वगैरह का भाव यानी कि चांदी वगैरह जो है एशिया में बहुत ज्यादा आने लगा। एशिया में भी भारत में सबसे ज्यादा आने लगा। इससे क्या हो गया कि मुद्रा और बाजार का बहुत ज्यादा विकास हुआ, है ना। फिर यहाँ पर मुगल राज्य भी आ गया और फिर व्यापार भी बढ़ने लगा, ठीक है। तो क्योंकि मुद्रा और बाजार आने लगा तो जिससे व्यापार बढ़ने लगा और मुगल राज्य आ गया तो और बढ़ने लगा। तो 16वीं 17वीं शताब्दी में जो है ये सभी ताकतें आई थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे। तो बताइए कौन कौन शामिल थे मुगल कालीन ऐतिहासिक में? तो 4 का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऐतिहासिक ग्रंथ। यानी कि कहने का मतलब है कि हम लोगों को जो मुगल काल के बारे में पता चला है वो कैसे कैसे पता चला है? तो ऐतिहासिक ग्रंथ से तो पता चला ही है। सरकारी और गैर सरकारी भी कुछ कुछ दस्तावेज है, कुछ कुछ पेपर है, उससे भी पता चला है। और कुछ कुछ उस समय इमारत बनी थी, स्मारक बना था उस वक्त में, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बने थे, तो उससे भी हम लोगों को मुगल काल के बारे में पता चलता है ना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर प्रयोग करते थे। कहने का मतलब है कि जब मुगल सल्तनत यहाँ पर था तो उस वक्त में किसान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो आप लोग जो है 2 नाम तो जानते ही, एक कृषक है, किसान है, ठीक है। एक है मुजारियत, तीसरा नाम एक है आसामी और एक है रैयत या फिर रियाया। तो 3 नाम का और ज्यादा उस वक्त में प्रयोग होता था, यानी कि टोटल 5 नाम है। तो हमने आपको बताया था कि ये 5 नाम को आप याद रखना है। तो मुगल काल में जब यहाँ पर उस वक्त में किसान था तो किसान को उस समय रैयत भी बोला जाता था, रियाया भी बोला जाता था, मुजारियत भी बोला जाता था, आसामी भी बोला जाता था और किसान तो बोला ही जाता था, ठीक है। तो ऊपरी तो सभी राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये सभी क्या है? किसान का अलग अलग नाम है, ठीक। चलिए अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल थी। तो उस वक्त में ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उस वक्त में जो है सबसे ज्यादा किस फसल को उगाया जाता था? तो चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, इस फसल को जो है उस वक्त में सबसे ज्यादा उगाया जाता था। ध्यान रखिएगा 6 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चावल, गेहूं, बाजरा, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, इस फसल को जो है सबसे ज्यादा उस वक्त में उगाया जाता था। चावल जहां भी आ जाए आपको डायरेक्ट राइट आंसर लगा देना है, क्योंकि चावल भाई खाने के लिए तो उगाया जाता था और गेहूं का भी उस वक्त में बहुत ज्यादा होता था। चाय कॉफी उस वक्त में उतना नहीं होता था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है।
तो आपको सिंपल यहाँ पर उसका बाबरनामा जो है उसको मतलब कि क्या बोला जाता है वही बोलना है। तो आपको पता ही है तुजू के बाबरी एवं तुर्की है ना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ये हो जाएगा। तो बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम जो है वो तुजू के बाबरी एवं तुर्की है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। भाषा जो है वो तुर्की है इसका, और नाम क्या है, सही नाम तुजू के बाबरी। ठीक, तुज के बाबरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 8। भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 17वीं ईस्वी के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी। तो उस वक्त में जो भारत की आबादी है वो 5 करोड़ थी। ध्यान रखिएगा, 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की जो आबादी है सिर्फ 5 करोड़ थी। कितना? सिर्फ 5 करोड़, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि उस वक्त में बहुत ही ज्यादा भूखमरी भी था और महामारी भी था, लेकिन तब भी 5 करोड़ उस वक्त में भी जनसंख्या जो है थी, आबादी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। खरीफ फसल जो है वो किस ऋतु में होती है? तो खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? तो वो पतझड़ ऋतु में होती है। आप लोगों को मैंने अच्छे से पढ़ाया है। तो खरीफ फसल जो है वो पतझड़ ऋतु में होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। रबी फसल किस ऋतु में होती है? तो रबी फसल जो है वो बसंत ऋतु में होती है। ध्यान रखिएगा, खरीफ फसल पतझड़ ऋतु में, रबी फसल बसंत ऋतु में। ठीक है, उसके बाद आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में, आइन के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलें होती थी। कहने का मतलब है आइन यानी कि जो आइन अकबरी है उस किताब के अनुसार जो सिंचाई वाले क्षेत्र है, सिंचाई वाले क्षेत्र की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, सिंचाई वाले क्षेत्र का मतलब जहाँ पर सिंचाई वगैरह ज़्यादा होती थी या फिर इसका व्यवस्था जो है वो ज़्यादा होता था, है ना। सूखी जमीन वो पड़ी हुई नहीं रहती थी, वो हमेशा क्या रहता था, सिंचाई वहाँ पर हमेशा, यानी कि वो सिंचाई वाला जो सिस्टम है वो हमेशा वहाँ उपलब्ध होता था। तो इस प्रकार की कितने फसलें होती थी? तो इस प्रकार की जो है 3 फसलें होती थी, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 12। आइन हमें बताती है कि फसलों की दोनों ऋतुओं को मिलाकर आगरा में जितने किस्मों की फसलें कुल उगाई जाती थी वह संख्या है। हमने आपको पहले भी जो है इसका क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, वहाँ भी बताया था कि उस वक्त में जो आइन यानी कि जो किताब है वहाँ पर ये सारा से लिखा हुआ है। तो उस वक्त में आगरा में जो है फसलों की जो संख्या है वो कितनी थी? तो फसलों की संख्या जो उगाई जाती थी उस वक्त में वो थी 39, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को कैसे पता चलता है? आईनी अकबरी जो किताब है उन्हीं से हम लोगों को पता चलता है। तो फसलों की दोनों ऋतुओं को मिलाकर के आगरा में जो है 39 किस्मों की फसलें उगाई जाती थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। आइन के अनुसार मुगल काल में दोनों मौसमों की फसलों को मिलाकर दिल्ली प्रांत में जितनी किस्मों की फसलें उगाई जाती थी वह संख्या है। अब यहाँ पर आपको मुगल काल के बारे में बताना है कि मुगल काल में दोनों फसलों को, दोनों मौसमों को मिला करके दिल्ली प्रांत में जो है कितने किस्मों की फसलें उगाई जाती थी? तो उस वक्त में दिल्ली प्रांत में जो है 43 किस्मों की फसलें उगाई जाती थी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सारा चीज जो है वो किताब में लिखा हुआ है। कौन सी किताब में? आईनी अकबरी, यानी कि जिसको हम लोग आइन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 14। भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट आप लोग को जवाब देना है। तो हमने आपको ये बताया भी था इसका आंसर। ठीक है, आपको सही आंसर देना है। हमने थ्योरी में आपको बहुत अच्छे से बताया था कि भारत में 17वीं सदी में जो फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया था उसका नाम क्या था? और वो फसल जो है आज बहुत ही ज्यादा उपजाया जा रहा है खास करके भारत में। ठीक है, तो उस फसल का नाम था मक्का। ध्यान रखिएगा, अफ्रीका के रास्ते जो आया था, अफ्रीका और स्पेन के रास्ते जो फसल आई थी, तो वो फसल का नाम क्या है? मक्का। और मक्का आज के जमाने में आप जैसे देख ही सकते हैं बहुत ही ज्यादा उपजाया जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। 17वीं सदी में जो नए फल तथा सब्जियां भारत में नई दुनिया से लाई गई उनमें शामिल थी। तो बताइए, जो नए फल कहाँ से नई दुनिया से लाई गई थी तो उनमें कौन सा फल शामिल था, कौन सा सब्जी शामिल था? तो बस आपको याद रखना है टमाटर। टमाटर जहां पर हो, ठीक है, शुरुआत में, जैसे टमाटर दूसरा वाला में भी है। ठीक है, तो टमाटर हो गया, आलू हो गया, मिर्च हो गया, अनानास हो गया, पपीता हो गया। ये सभी फसल जो है वो नई दुनिया से लाई गई थी भारत में। ध्यान रखिएगा, टमाटर, आलू, मिर्च, अनानास, पपीता, ये सभी नई दुनिया से लाई गई थी। ये भारत का निजी फसल नहीं है, ये कहीं और से लाई गई थी, बाद में यहाँ पर उपजाया गया था। ऑप्शन आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे। मुगल काल में आपको यहाँ पर एक ग्रामीण हिस्सा बताना है, यानी कि कहने का मतलब है कि सामूहिक ग्रामीण समुदाय का जो हिस्सा है निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा खेतीहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया, जिसको हम लोग मुकद्दम या फिर क्या कहते हैं, मंडल। तो ये सभी का जो है एक सामूहिक समुदाय होता था। खेतीहर किसान का अलग होता था, पंचायत अलग होता था, गांव का मुखिया, इन सभी का क्या होता था ग्रामीण समुदाय में, इन्हीं का बोलबाला चलता था। इन्हीं का अगर कोई पंचायती वगैरह हो तो इन्हीं का ज्यादा चलता था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, यहाँ पर इसका राइट आंसर 16 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे कहते थे। तो पंचायत का मुखिया को या फिर सरदार को क्या कहा जाता है? तो मुकद्दम और मंडल। तो यहाँ पर मंडल देखिए कहीं पे नहीं है ना, तो मुकद्दम सिर्फ है, तो मुकद्दम आपको राइट ध्यान रखना है। ठीक है,
तो जो पंचायत का मुखिया होता था उसको क्या कहा जाता है, मुकद्दम या फिर मुखिया उस वक्त में कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा, पंचायत का सरदार या फिर मुखिया हो उसको कहा जाता था मुकद्दम या फिर मंडल। ठीक है, इसका चुनाव कैसे होता था, तो गांव के बुजुर्गों द्वारा जो है इसका चुनाव होता था। किसका, मुकद्दम का यानी कि मंडल का यानी कि मुखिया का। तीनों नाम एक ही है तो उस वक्त में उसको मंडल या मुखिया बोला जाता था। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन 18, गांव के मुखिया या मुकद्दम या मंडल, ये तीनों एक ही चीज है, मैंने कहा ना उस वक्त में मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। तो आपको बताना है कि इसका कार्य क्या होता था, इसका काम क्या होता था। मुखिया को जो चुना जाता था गांव के बुजुर्गों द्वारा, इसका काम क्या होता था, तो इसका काम जो होता था एक गांव का हिसाब किताब रखना और जितना भी हिसाब किताब है वो अपनी निगरानी में बनाना, यही इसका मुख्य काम था। ठीक है, तो गांव की आमदनी व खर्च का हिसाब किताब अपनी निगरानी में रखना, यही जो है गांव का मुकद्दम या मंडल का मुख्य कार्य था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन्होंने भी बी लगाया है बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक अगर नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी तरीके से तैयारी कराई जाती है। ठीक है, और प्लीज आप लोग शेयर भी करेंगे। आपके बहुत सारे दोस्त अभी भी चैनल से नहीं जुड़े हैं और बहुत सारे पहले जुड़ करके पता नहीं भूल गए हैं, तो उनको बताएंगे चैनल के बारे में। सिलेबस की फिगर आपको नहीं करनी है, आपके सिलेबस हर हाल में खत्म होगी। अगला प्रश्न है, राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं वो है, बताइएगा आप लोग। बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है पश्चिमी। ठीक है, तो राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं वो भाग का नाम है पश्चिमी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन 20, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है। तो ठीक है, देखिए, खाली पड़ी लेकिन उपजाऊ जमीन जो दस्तकारों की पुश्तैनी अधिकारों वाली बन गई है तथा जिसे ऐतिहासिक भाषा में मीरास या वतन कहा गया है, उनका संबंध मुख्यतः देश के जिस क्षेत्र से था उसका नाम क्या था। ठीक है, तो 20 का जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल हो जाएगा महाराष्ट्र, उसका नाम महाराष्ट्र था। अगला प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की। अब देखिए आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है यहाँ से। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की। ध्यान रखिएगा, चाहे आईन अकबरी आए या अकबरनामा, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि अकबरनामा को टोटल 3 भाग में बांटा गया था। जो पहला भाग था उसमें अकबर के राजा बनने से पहले की कहानी, फिर जो दूसरा भाग था, जो दूसरा खंड था, उसमें क्या था, तो उसमें जो है अकबर जितने भी युद्ध किए थे, जितनी भी घटना हुई थी, जितने भी युद्ध वो लड़े थे, उन सारे के बारे में जानकारी दी गई है। और जो तीसरा भाग है उसी को हम लोग कहते हैं आईने अकबरी, और इसमें पूरे आइन के बारे में यानी कि पूरे संविधान के बारे में, पूरे कानून के बारे में जो अकबर के समय था उनके बारे में और किसान वगैरह की स्थिति के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो अकबरनामा को टोटल 3 भाग में बांटा गया था, 1, 2, 3, और तीसरा भाग को ही कहते हैं आईने अकबरी। तो अकबरनामा जो है वो भी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। जब अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया होगा तो जाहिर सी बात है कि जो इसका 3 भाग है तो वो भी तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया होगा ना, क्योंकि अकबरनामा का ही 3 भाग तो है ना। चलिए, अब आईने अकबरी जो है वो अकबरनामा के किस खंड से संबंधित है, तो वो अकबरनामा के 3य खंड से संबंधित है ना। मैंने भी आपको कहा कि तीसरा भाग से है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में भारत की कृषि व्यवस्था, जलवायु, आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जहां पर भारत का कृषि व्यवस्था के बारे में, जलवायु के बारे में, वातावरण के बारे में, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति के बारे में दिया गया है। तो उस ग्रंथ का नाम है बाबरनामा। ध्यान रखिएगा, बाबरनामा में इन सारी चीजों के बारे में जानकारी दी गई है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा 23 नंबर का। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत गजब। तौकात ए अकबरी, नहीं, बाबरनामा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, अकबर के समय सूबों की संख्या थी। तो सूबा मतलब होता है राज्य, है ना, उर्दू में उसको सूबा बोला जाता है, स्टेट। तो सूबों की संख्या उस वक्त में कितनी थी, तो 15। ध्यान रखिएगा, अकबर के समय सूबों की संख्या 15 थी, है ना। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। अगला प्रश्न है, अबुल फजल की जीवनी आईने अकबरी के किस भाग में वर्णित है। फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया। आप बताइएगा कि अबुल फजल का जो जीवनी है, अबुल फजल का जीवनी यानी जो लेखक है आईने अकबरी का, जो राइटर है, जो रचनाकार है, उसका नाम क्या है, अबुल फजल। तो अबुल फजल अपने बारे में आईने अकबरी के कौन से भाग में बताते हैं, तो वो जो है अपने बारे में आईने अकबरी के 5वां भाग में बताते हैं, यानी कि लास्ट वाला भाग में। तो ध्यान रखिएगा, आईने अकबरी का जो 5वां भाग है उसी में अबुल फजल के बारे में लिखा गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में कृषि, खेतों की जुताई, करों की वसूली, राज्य व जमींदारों के संबंध में विस्तृत जानकारी मिलती है। ध्यान रखिएगा, कृषि के बारे में, खेती की जुताई के बारे में, टैक्स वगैरह लिया जाता था उसके बारे में, जमींदारों के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में जो जानकारी है वो आईने अकबरी में दी गई है। ध्यान रखिएगा, किसमें, आईने अकबरी में, है ना। वही प्रश्न देखिए घुमा फिरा के आपको पूछ रहा है, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। तो इन सारी चीजों के बारे में जानकारी आईने अकबरी किताब में दी हुई है। अब अगला प्रश्न है, अबुल फजल की कीर्ति अकबरनामा, यानी कि ये जो अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है और आईने अकबरी जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, ये दोनों किताब अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। आपको याद रखना है, अगर आपको बोल दे कि भाई हमने मान लेते हैं हमने एक किताब लिखा जिसका नाम रखा तनु, अब तनु का टोटल 10 भाग है, तो हमने जब तनु किताब को लिखा तो इसका मतलब क्या है कि 10 भाग को लिखा, क्योंकि तनु का मतलब ही होता है कि ये 10 भाग,
तो वैसे ही अगर अबुल फजल अकबरनामा को लिखा है तो इसका मतलब है कि अकबरनामा का अगर हम 100 भाग भी करेंगे तो वो 100 भाग किसका होगा, अबुल फजल का होगा, क्योंकि भाई ये 100 भाग वो भी अकबरनामा के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो अबुल फजल के द्वारा जो अकबरनामा लिखा गया या फिर जो आईने अकबरी लिखा गया, ठीक है, तो ये कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो आप सबको पता ही होगा ये जो है उस वक्त में फारसी वगैरह ज्यादा चलता था। ठीक है, तो ये जो है फारसी भाषा में लिखी गई है। जैसे किताबुल हिंद हो गया, इब्न बतूता का रहला हो गया, ये सभी भी फारसी में लिखी गई है। तो उसी तरीके से जो अकबरनामा है यानी आईने अकबरी, ये दोनों किताब जो है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। और कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला प्रश्न है, अकबर की आलोचना किस विद्वान ने की थी। तो अकबर की आलोचना, आलोचना का मतलब एक प्रकार का डिस्कशन बोल सकते हैं, बुराई बोल सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, उसका आलोचना हो गया, उसका आलोचना हो रहा है, मतलब उसका उनके बारे में कन्वर्सेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है। तो 28 का आपको बोलना है कि अकबर की जो आलोचना है वो किस विद्वान ने की थी। तो वो जो है बदायूनी ने की थी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अकबर की जो आलोचना है वो बदायूनी विद्वान ने की थी। ऑप्शन सी आपका 28 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर के समय खालसा भूमि पर किसका अधिकार था। तो उस जब अकबर का यहाँ पर शासन था तो उस वक्त में खालसा भूमि पर जो है किसका शासन था। तो उस वक्त में खालसा भूमि पर सम्राट का शासन था, है ना। तो 29 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन 30, 1563 ईस्वी में खालसा भूभागों की देखभाल करने हेतु अकबर ने किसे नियुक्त किया था। बताइएगा, 1563 ईस्वी में अकबर ने जो है खालसा का निगरानी करने के लिए, देखभाल करने के लिए, ठीक है, उन्होंने जो है खालसा भूभागों की देखभाल करने के लिए किसको नियुक्त किया था, किसका बहाली किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एतमाद खां का। ठीक है, हम पर एतमाद करो मतलब हम पर विश्वास करो। एतमाद जो उर्दू लफ्ज है वो क्या होता है, उर्दू शब्द है। ठीक है, जिसका मतलब होता है विश्वास करना। तो ये जो भूभागों का जो देखभाल है यानी कि उनका जो देख रेख है खालसा भूभाग का, वो अकबर ने नियुक्त किया था 1563 ईस्वी में उसको खास एक आदमी को जिसका नाम है एतमाद खां, इसी को देखभाल करने के लिए कहा था। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 30 नंबर का। अगला प्रश्न है, मुगल काल के दौरान प्रचलित निम्नलिखित में से किस भू राजस्व प्रणाली का संबंध राजा टोडरमल से है। बताइएगा, मुगल काल के दौरान जो मतलब कि निम्नलिखित में से किस भू राजस्व प्रणाली का जो संबंध है वो राजा टोडरमल से है। तो आप लोग को राइट आंसर पता होना चाहिए, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा जब्ती। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। चलिए अगर अच्छा ये आप लोग बताएंगे कि टोडरमल जो है वो अकबर का क्या था, वित्तीय मंत्री था या फिर, आप लोग जवाब दीजिएगा। डायरेक्ट हम आंसर पूछ रहे हैं, कमेंट में आपको आंसर देना है। ठीक है, और कमेंट में आप आंसर देख लीजिएगा। और बहुत बढ़िया। चलिए जिन्होंने भी आंसर सही देगा समझिए कि बहुत मजे के साथ आप पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। अगला प्रश्न है, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत सर्वाधिक उर्वर भूमि को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। जब्ती यानी जब्त कर लेना, इस प्रकार का वही आप समझ सकते हैं। तो 32 का जो राइट आंसर है बिल्कुल हो जाएगा पोलज। ठीक है, तो जब्ती प्रणाली के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो उर्वर भूमि है उसको वर्गीकृत किया गया पोलज, क्योंकि आप सबको पता होगा पोलज का, मैंने आपको बताया था भूमि का टोटल 4 प्रकार अकबर के समय में, है ना। तो पोलज जो था ना, तो वो समझिए कि यहाँ पर हमेशा खेती होता था, एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ा जाता था, एक दिन के लिए भी नहीं, है ना। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, पोलज एवं प्रतिभूमि से सामान्यतः उपज का भूमि कर वसूल किया जाता था। कहने का मतलब है कि पोलज एक जमीन हो गया, मैंने कहा ना कि जमीन का टोटल 4 प्रकार था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जब टैक्स लिया जाता था तो उस वक्त में पोलज से कितना लिया जाता था और प्रति से कितना लिया जाता था, इन दोनों को आपको अनुपात में बताना है। अब देखिए आंसर देखिएगा तभी आपको समझ में आ जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है 1/3, यानी कि कहने का मतलब है अगर पोलज से 1 बोरा गेहूं लिया जाता था तो 1 बोरा का जो 3 भाग करेंगे, जो तो तीसरा भाग होगा वो प्रति वाले से लिया जाता था। फिर से आप समझिए, जैसे मान लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी कहा कि पोलज में जो है लगातार हमेशा खेती होती थी। ठीक है, तो पोलज से अगर पोलज जो खेती होती थी, पोलज का मतलब क्या हो गया, वैसा जमीन जहां पर हमेशा खेती होता था, कभी भी 1-2 दिन के लिए भी उनको नहीं छोड़ता था। ठीक है, और प्रति का मतलब तो आप समझते हैं कि वो जमीन जो है पड़ती है, मतलब वहां पर कोई फसल वगैरह नहीं लगाया जाता है, कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। तो पोलज से अगर, जैसे पोलज जो जमीन होता था, अगर वहां से 3 बोरा गेहूं लेगा मतलब कि टैक्स में, तो प्रति से जो है सिर्फ 1 बोरा ही लेगा। तो इसी का मतलब हो गया 1/3। ठीक है, बिल्कुल। तो 33 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत गजब, बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या बात है, मैथ के स्टूडेंट मतलब कि 10th क्लास में अगर मैथ अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको इसका आंसर आसानी से आप समझ जाएंगे। अगला प्रश्न है, जरीवाना एवं महासिलाना, ये जो टैक्स है वो किसके समय में लागू किया गया था। ये जो कर का सिस्टम है, एक का नाम है जरीवाना, एक का नाम है महासिलाना। तो ये टैक्स किसके समय में लागू किया गया था, तो ये जो है शेरशाह के समय में लागू किया गया था। ठीक है, शेरशाह का शासनकाल टोटल 15 साल शासन किए थे। कब से कब तक अगर आपको पूछा जाए, ठीक है, तो 1640 से लेकर के 1655 तक। ठीक है, 1640 से लेकर के 1655 तक, यानी लगभग 15 साल जो है किसने शासन किया था, शेरशाह ने। और किसको हराया था, शेरशाह जो है वो हुमायूं को हरा करके ये शासन किया था।
ठीक है, हमने आपको बहुत अच्छे से थ्योरी में पढ़ाया रखा है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, भूमि बंदोबस्त प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार करने का प्रथम श्रेय किसे प्राप्त है? बताइए, ये जो भूमि बंदोबस्त प्रणाली है इसमें क्रांतिकारी सुधार करने का जो श्रेय है, जो इसका जो श्रेय है वो किसको जाता है? तो इसका जो श्रेय है वो शेरशाह को जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत पर हमला पहला आक्रमण कब किया था? तो फिर बिल्कुल आपको राइट आंसर यहाँ पर लगाना है कि बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो वो जो है 1519 ईस्वी में किया था। ठीक है, ठीक है, प्रथम युद्ध जो है वो 1526 में हुआ था, बिल्कुल, जिसको पानीपत का युद्ध कहते हैं, लेकिन आक्रमण जो है वो पहली बार 1519 ईस्वी में ही किया था। 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत के किस भाग पर पहला आक्रमण किया? कौन से भाग पर पहला आक्रमण किया था? तो ये जो है भेरा, खुशाब और चेनाब। ध्यान रखिएगा, देखिए पहली जो युद्ध हुई थी वो हुई थी 1526 में, बाबर ने की थी, और जिसको हम लोग पानीपत का प्रथम युद्ध बोलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये युद्ध जो है वो पानीपत में हुआ था, लेकिन उससे पहले जो आक्रमण है यानी कि पहली बार जो हमला है वो बाबर ने भेरा नामक जगह पर, खुशाब नामक जगह पर और चेनाब नामक जगह पर किए थे। और कब किए थे? तो 1519 में, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको बताया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर 1640 नहीं होगा, सॉरी फॉर डैट, 1540 होगा। ठीक है, मैंने अभी कहा ना कि 1526 से लेकर के 1530 तक शासन किया था। जो अगर इस गलती को देख लिए होंगे तो बहुत बढ़िया आता है। ठीक है, 1526, ठीक है, 1526 में अकबर ने शासन शुरू किया और 1526 से 30 तक इसका शासन चला। फिर आया हुमायूं जो है 30 से लेकर के 40 तक शासन किया, 10 साल। फिर हुमायूं को जो है शेरशाह हरा दिया। फिर शेरशाह जो है 1540 से लेकर के 1555 तक शासन किया। ठीक है, फिर से आया दोबारा ये क्या नाम है, हुमायूं, और हुमायूं फिर इसको हरा दिया शेरशाह को। फिर ये एक साल शासन किया। फिर इनके बाद अकबर आ गया जो कि 1556 से लेकर के 1605 तक शासन किया, है ना। चलिए, अब अगला प्रश्न यहाँ पर आपका आ गया था कि बाबर ने बदखवा कब जीता? बदखशा, ठीक है। चाहे उससे पहले क्या था, ये जगह आपको समझ में आ गया। बाबर ने बदखशा कब जीता था? तो 38 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा 1520 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो हुई थी 1526 में, अभी हमने आपको बताया। ठीक है, इसी को प्रथम युद्ध बोलते हैं। किसके बीच हुई थी? तो बाबर के बीच, और फिर किसके बीच? बिल्कुल इब्राहिम लोदी के बीच। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहली लड़ाई पानीपत की हुई थी बाबर के बीच और इब्राहिम लोदी के बीच। कब हुई थी? 1526 में। और 1526 में ही क्योंकि बाबर ने जीत हासिल की तो उन्होंने फिर मुगल सल्तनत की स्थापना करी। अगला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर ने किस रण कौशल का प्रदर्शन किया? तो किस रण कौशल का उन्होंने प्रदर्शन किया था? तो तुगलकनामा होगा यहाँ पर। राइट आंसर आपका तुलगामा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में तुर्क अफगान शासन का अंत कब हुआ था? तो भारत में जो है तुर्क अफगान शासन का जो अंत है वो 1526 में हुआ था, क्योंकि इसके बाद मुगल सल्तनत का स्थापना हो गया था। तो जाहिर सी बात है राइट आंसर ऑप्शन सी ही होगा, क्योंकि इसका खत्म हुआ तभी तो बाबर का शुरू हुआ, यानी कि मुगल सल्तनत शुरू हुआ, है ना। अच्छा, बाबर को कलंदर क्यों कहा जाता है? ये बात को आपको पता होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा आंसर है बिल्कुल, बाबर ने दिल्ली और आगरा से प्राप्त कोष को अपने सैनिकों तथा सगे संबंधियों के बीच दोनों हाथों से लौटाया, इसीलिए बाबर को कलंदर कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबर के समय चंदेरी का दुर्ग किसके अधिकार में था? यानी कि जब बाबर था जहाँ पर शासन कर रहा था तो उस वक्त में चंदेरी का जो दुर्ग है वो किसके अधिकार में था? तो वो जो है बिल्कुल वो अधिकार में था मेदिनी राय का, है ना। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का जो युद्ध है वो हुआ था 1527 में। ध्यान रखिएगा, खानवा का जो युद्ध है वो कब हुआ था? 1527 में। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 44 नंबर का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 45, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? पूछा जाता है। खानवा का युद्ध जो है वो 1527 में, वैसे ही घाघरा का युद्ध भी आपको पूछा जाता है जो कि हुआ था 1529 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, खानवा का युद्ध 1527 में, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, उसी तरीके से घाघरा का युद्ध जो है वो 1529 में। तो राइट आंसर 45 का हो गया आपका। बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो बाबर ने जो है अफगान सरदारों को घाघरा के युद्ध में पराजित किया था, और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। ठीक है, बहुत बढ़िया। किसमें बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में हराया था? घाघरा के युद्ध में। अच्छा, भारत में बाबर का साम्राज्य निम्न में से कहाँ तक फैला था? तो ध्यान रखिएगा, भारत में जो है बाबर का जो साम्राज्य है वो कहाँ तक फैला था? तो वो फैला था पूर्व में बंगाली से लेकर के दक्षिणी में ग्वालियर तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूर्व में भारत में बाबर का साम्राज्य कहाँ तक फैला था? तो पूर्व में बंगाली लेकर के दक्षिणी में ग्वालियर तक उनका साम्राज्य फैला था। ऑप्शन भी सही हो जाएगा 47 नंबर का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, बाबर के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाबर के संस्करण का क्या नाम है? तो
तो अभी हमने कहा बाबर के संस्करण का नाम होगा, क्योंकि बाबरी है, बाबर है तो तुझू के बाबरी, जहांगीर नहीं होगा। अगर देता कि जहांगीर के संस्करण का क्या नाम है, तब आपको लगाना था तुझू के जहांगीरी, लेकिन ये बाबर का पूछा गया तो तुझू के बाबरी। ठीक है, तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हुमायूं की माँ का क्या नाम था? तो हुमायूं की माँ का नाम था बिल्कुल महिम बेगम। ध्यान रखिएगा, हुमायूं की माँ का नाम था महिम बेगम, और हुमायूं का जो हुमायूंनामा जो है वो किसने लिखा? तो वो जो है गुलबदन बेगम ने लिखा था। ठीक है, लेकिन हुमायूं की माँ का नाम है महिम बेगम। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन 49 का। जिन्होंने भी प्ले स्टोर से अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो पीडीएफ लेने के लिए जो है, पीडीएफ लेने के लिए आपको एक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा जो सिर्फ 4 MB का है। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है, वहां से आपको तनु क्लासेस सर्च करना है और ऐप को इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने के बाद ये पीडीएफ लेने के लिए जो भी जिस तरह का भी पीडीएफ चाहिए, एक सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का, फ्री वाला, टेस्ट वगैरह जो भी चाहिए, वो सारा चीज़ आपको ऐप में मिल जाएगा। इसलिए अगर अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किए, इंस्टॉल नहीं किए, तो कर लीजिए, बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए। ठीक है, मैं बार बार इस चीज़ को नहीं बोलूंगा। चलिए, तो हुमायूं की माँ का नाम था महिम बेगम, और हुमायूंनामा की जो रचना है वो गुलबदन बेगम ने की थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, नूरजहां का शासनकाल था, नूरजहां का शासनकाल कब था? 1611 से लेकर 1627 तक, है ना। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम क्षण बिताए थे। तो औरंगजेब जो है अपने जीवन के अंतिम समय जो है वो कहाँ पर बिताए थे? तो वो दक्षिणी भारत में बिताए थे। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? दक्षिणी भारत में। तो औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम क्षण जो है वो दक्षिणी भारत में बिताए थे। अगला प्रश्न है, बाबरनामा की रचना किसने की? तो बाबरनामा की जो रचना है वो खुद बाबर ने करी थी, है ना। राइट आंसर ध्यान रखिएगा कि बाबरनामा की जो रचना है वो बाबर ने खुद की। तो आपको पूछा भी जाता है कि कौन सी रचना, कौन से ऐसे राजा हैं जो कि अपने बारे में जो है खुद लिखा है, तो वह है बाबर। ठीक है, तो बाबरनामा की रचना बाबर ने खुद की। बहुत बढ़िया। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो फतेहपुर में है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 54, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का जो निर्माण है वो शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो इसमें हम लोगों ने इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम लोगों ने टोटल 54 प्रश्नों को किया, और लगभग सभी प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन नहीं बना होगा प्लीज उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और ऐप को डाउनलोड नहीं किए, इंस्टॉल नहीं किए हैं, तो ऐप को आप जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए। गूगल पे भी जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं, वहाँ से भी पढ़ाई करें, ऐप को भी इंस्टॉल करें। बहुत सारा चीज़ वहाँ पे फ्री भी है, बहुत सारा चीज़ का वहाँ पर कोर्स भी है, लेकिन फी बहुत कम है। आप जाकर के देख लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ एक बार जब करके शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।